चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं इंड AS 23 के साथ, दैट इज द बोरोइंग कॉस्ट। आप देखेंगे काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो AS 16 जो आप पढ़ते थे उससे ही रिलेटेड हैं। कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको इंड AS में देखने को नहीं मिलते, जो AS के अंदर था काफ़ी हद तक चीज़ें सेम है। अब सबसे पहले बोरोइंग कॉस्ट की अगर बात करें इंड AS 23 के हिसाब से बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट दैट एन एंटिटी इनकर्स इन कनेक्शन विद द बोरोइंग ऑफ फंड्स। अब अदर कॉस्ट क्या हो सकती है, अगर आप बात करें तो अगर जीरो कूपन बॉन्ड्स हमने इशू किए हैं तो जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो अदर कॉस्ट हो सकता है। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं फिक्स्ड एसेट को फाइनेंस करने के लिए तो उसमें जो डिविडेंड है वो जो है आपका बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट हो सकता है। तो इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट दैट एन एंटिटी इनकर्स इन कनेक्शन विद द बोरोइंग फंड्स। अब इसमें क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस computed from effective interest rate method, that is after tax rate. इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज लायबिलिटीज, लीज लायबिलिटी का हम जो इंड AS ऑलरेडी देख चुके हैं तो वहां पे जो आपने इंटरेस्ट निकाला था वो, और एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरिंग्स टू द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट। ये आप AS 16 में पढ़ते थे, अगर आपको याद हो वही बात हम यहाँ पर अभी करेंगे लेटर ऑन। अभी इस पॉइंट को मीनवाइल इग्नोर करिएगा। अब इसके बाद एक टर्म आता है क्वालिफाइंग असेट। कोई नया टर्म नहीं है आप लोगों के लिए। क्वालिफाइंग असेट क्या होता है, ऐसा असेट जो कि सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेगा टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। मतलब जिस मकसद के लिए आप उसे यूज करना चाहते हैं, आपका जो मकसद है, या अगर आप उसे सेल करना चाहते हैं तो उस मकसद को पूरा होने में या सेलेबल कंडीशन में उसे लाने के लिए, रेडी करने के लिए जितना वो समय लेता है, अगर वो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम है तो हम उसे बोलेंगे कि वो क्वालिफाइंग असेट है। अब सब्सटैंशियल पीरियड क्या होता है, सब्सटैंशियल पीरियड जैसे कि AS में डिफाइन नहीं था तो इंड AS में भी उन्होंने डिफाइन कहीं पर भी दूर दूर तक नहीं किया है। इसके लिए स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जो है हमें हर केस में कंसिडर करने होते हैं, लेकिन जनरली जो है 12 महीने या उससे ज्यादा का जब समय होता है तो हम उसे सब्सटैंशियल मान लेते हैं। लेकिन इंड AS में इसको रिगार्डिंग जो है किसी भी तरह की कोई बात नहीं की गई है। इसके बाद क्वालिफाइंग असेट की हम बात करें तो इसमें आता है इन्वेंट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, पावर जनरेशन फैसिलिटीज, इंटेंजिबल असेट्स, बियरर प्लांट्स, ये सब जो है क्वालिफाइंग असेट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इन्वेंट्रीज तभी की जाएगी जब सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लो। ये जितने हैं सभी तब लेने हैं आपको इन सिंपल वर्ड जब वो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले। It exclude inventories produced in large quantities on repetitive basis, assets ready for intended use or sale when acquired and financial assets। देखिए एक्सक्लूड्स मतलब कि क्या चीजें नहीं आएंगी। तो अगर ऐसी इन्वेंट्रीज है जो आप लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं रिपीटेटिव बेसिस पे और इसके लिए आपने वर्किंग कैपिटल उठा रखी है, उस पर इंटरेस्ट जा रहा है, तो वो नहीं आएगा क्योंकि वो हो सकता है सब्सटैंशियल पीरियड ना ले रही हो। असेट रेडी है इंटेंडेड यूज के लिए और सेल के लिए जब आपने उसे एक्वायर किया तो उसको भी नहीं आएगा, क्योंकि हम क्वालिफाइंग असेट किसको मानते हैं, जो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले टू गेट रेडी। तो अगर आपने उसको जब एक्वायर किया वो तभी रेडी है तो ऑब्वियसली वो सब क्वालिफाइंग असेट जो है नहीं है, ठीक है। और फाइनेंशियल असेट्स को भी यहाँ पर एक्सक्लूड किया जाता है। अब इसके बाद हम वन बाय वन इन दोनों के बेसिस पे कुछ इलस्ट्रेशन जो है डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए। अ कंपनी डील्स इन प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, इट प्रिपेयर्स एंड सेल्स वेरियस मिल्क प्रोड्यूसेस लाइक घी, बटर एंड चीज, ठीक है, ये डेयरी है। द कंपनी बोरोड funds from bank for manufacturing operation. The cheese takes substantial longer period to get ready for sale. अब देखो यहाँ लिखा हुआ है खुद ही substantial longer period लेता है तो ठीक है, उसको आप जो है qualifying asset मान लेंगे। State whether borrowing cost incurred to finance the production of inventories that have a long production period be capitalized. तो देखिए इंड AS 23 does not require the capitalization of borrowing cost for inventories that are manufactured in large quantities on repetitive basis. However, interest capitalization is permitted as long as production cycle takes a substantial period of time as with cheese. तो यहाँ पर चीज के केस में जो है आपको वो अलाउ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, द असेट हैज बीन क्वालिफाइड फॉर रिकॉग्निशन पर्पसेस, हाउएवर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विल टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट। Can computer software be termed as qualifying asset under IND AS 23? Is management intention considered when assessing whether an asset is qualifying asset? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए आप खुद सोचिए, जब कंपनी को लग रहा है कि भाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनने में सब्सटैंशियल पीरियड का समय लगेगा तो क्या उसे क्वालिफाइंग असेट लेना चाहिए। देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल असेट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, असेट कोई भी हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, डजंट मैटर, तो इसको आप क्वालिफाइंग असेट में रख सकते हैं। क्या मैनेजमेंट की इंटेंशन मैटर करती है, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट ये डिसीजन लेगी कि भाई वो जो है सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेगा नहीं लेगा, इंटेंडेड टू रेडी टू यूज कब होगा, तो इसमें मैनेजमेंट की जजमेंट ही मैटर करती है। तो आइए
Yes, an intangible asset that takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale is a qualifying asset. This would be the case for an internally generated computer software in the development phase when it takes a substantial period of time to complete. उसका नेक्स्ट का yes, management should assess whether an asset at the time of date of acquisition is ready for its intended use or sale. The asset might be a qualifying asset depending on how management intends to use it. For example, when an acquired asset can only be used in combination with large group of fixed assets or was acquired specifically for the construction of one specifying qualifying asset, the assessment of whether the acquired asset is a qualifying asset is made on the combined basis. देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल उन्होंने आपको दे दिया, वो एग्जाम्पल ये दिया है कि अगर आपने कोई असेट एक्वायर किया जो कि एक ग्रुप ऑफ फिक्स्ड असेट्स के साथ ही यूज होगा या उस असेट को आप किसी क्वालिफाइंग असेट के कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे, तो वो असेट क्वालिफाइंग असेट होगा या नहीं होगा, इस बात का जो असेसमेंट है वो कंबाइंड बेसिस पे लेना है, इंडिविजुअल असेट के बेसिस पे नहीं लेना। तो ये एग्जाम्पल को इतना रेलिवेंट नहीं रखता, आप यहाँ तक भी लिख के आएंगे तो एग्जाम में चलेगा। इसके बाद टेलीकॉम कंपनी हैज एक्वायर्ड अ 3G लाइसेंस। The license could be sold or licensed to a third party. उसे आप सोल्ड भी कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी को भी आगे दे सकते हैं। However, management intends to use it to operate a wireless network, लेकिन मैनेजमेंट उसे खुद यूज करना चाहती है। Development of the network starts when the license is acquired, और डेवलपमेंट तब स्टार्ट होगी जब लाइसेंस आ जाता है। Borrowing cost on the acquisition of 3G license be capitalized until the network is ready for its intended use. वो कह रहा है भाई 3G लाइसेंस आपने लिया, इस पर अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ होगा और लाइसेंस बहुत महंगे आते हैं, मतलब डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट इसे इशू करती है। अब वो लाइसेंस का यूज कब से शुरू हो सकता है? जब नेटवर्क जो है वो बनके तैयार हो जाए पूरा का पूरा। तो जब तक नेटवर्क बनके तैयार नहीं हो जाता तो 3G लाइसेंस लेने में जो हमने लोन लिया है उस पर जो बोरिंग कॉस्ट जा रही है, क्या हमें उसे कैपिटलाइज करना चाहिए? देखिए बड़े सरल अक्षरों में यहाँ पर हमें इंटेंडेड यूज देखना है। हमारा इंटेंडेड यूज क्या है कि हम जो है उसे अपने नेटवर्क के लिए यूज करना चाहते हैं एंड इट विल टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। इट इज कंप्लीटली मटेरियल दैट इट कैन बी सोल्ड, इट कैन बी लाइसेंस टू थर्ड पार्टी। हमारा इंटेंडेड टू यूज क्या है, हमें इस चीज से मतलब होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो येस, द लाइसेंस हैज बीन एक्सक्लूसिवली एक्वायर्ड टू ऑपरेट द वायरलेस नेटवर्क। द फैक्ट दैट द लाइसेंस कैन बी यूज्ड और लाइसेंस टू थर्ड पार्टी इज इररिलेवेंट। द एक्विजिशन ऑफ द लाइसेंस इज द फर्स्ट स्टेप इन अ वाइडर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट developing the network. It is a part of network investment which meets the definition of qualifying asset under Ind AS 23. A real estate company has incurred expenses for the acquisition of a permit allowing the construction of a building. ओके, आपने परमिट लिया है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए। इट हैज ऑल्सो एक्वायर्ड इक्विपमेंट दैट विल बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस बिल्डिंग्स। बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाने के लिए एक इक्विपमेंट जो है आपने परचेज किया, मतलब जो इक्विपमेंट लिया है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए नहीं है, वो आगे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाने में काम आएगा। कैन बोरिंग कॉस्ट ऑन एक्विजिशन ऑफ द परमिट एंड इक्विपमेंट बी कैपिटलाइज्ड अंटिल द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इज कंप्लीट? तो अपने आप ही क्वेश्चन बता रहा है सब कुछ। परमिट जो है वो स्पेसिफिकली बिल्डिंग के लिए है, तो ऑब्वियसली उसको आप जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, इंटेंडेड यूज नहीं हो जाता उसका, तब तक आप उसे जो है कैपिटलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो इक्विपमेंट है वो वेरियस बिल्डिंग्स में यूज होगा, इस बिल्डिंग के लिए स्पेसिफिक नहीं है, तो उसके लिए जो है कैपिटलाइजेशन अलाउड नहीं होगा। With respect to permit, yes, since permit is specific to one building, it is the first step in a wider investment project. It is the part of construction cost which meets the definition of qualifying asset. ये लाइन दिमाग में बिठा लीजिएगा। It is the first step in the wider investment project. आप देखेंगे बहुत जगह यूज हो रही है। इक्विपमेंट के रिस्पेक्ट में नो, इसको आप नहीं कर सकते। It is ready for its intended use at the acquisition date, hence it does not meet the definition of qualifying asset. तो यहाँ पर आपने देखा कि बोरिंग कॉस्ट क्या है, क्वालिफाइंग असेट क्या है, और क्वालिफाइंग असेट के बेसिस पर हमने जो है 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए। केस स्टडीज एग्जाम में आपके पास 2 से 4 नंबर तक की है जो है पूछी जाती हैं और फ्री के मार्क्स होते हैं, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। एक्सचेंज डिफरेंसेस टू बी इंक्लूडेड इन बोरिंग कॉस्ट, ये क्या है? देखिए सपोज ऑर्गेनाइजेशन ने $1 लाख का लोन लिया और उस समय जो रेट चल रहा था वो चल रहा था 40 रुपए। अब ईयर एंड में जो रेट है वो आ गया 50 रुपीज। तो ये जो डिफरेंस आया 10 रुपए का, ठीक है, तो ये जो 10 रुपए का डिफरेंस आया, इसको मैं $1 लाख से इंटू करूं तो 10 लाख हो जाता है। तो इस 10 लाख में से आप कितना बोरिंग कॉस्ट मान सकते हैं? ठीक है, जो एक्सचेंज डिफरेंस है। एक्सचेंज डिफरेंस दैट कैन बी कंसिडर्ड एज बोरिंग कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द फॉरेन करेंसी बोरिंग्स। अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस पे कैसे डिपेंड करेगा भी एक इलस्ट्रेशन से मैं समझाऊंगा। गेन्स एंड लॉसेस दैट आर एन एडजस्टमेंट टू एन इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्लूड द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन द बोरिंग कॉस्ट दैट वुड हैव बीन इनकर्ड if the entity borrowed fund in its functional currency and borrowing cost actually incurred on foreign currency borrowing। अब आपको ये संस्कृत भाषा लग रही होगी, पता नहीं क्या पढ़ दिया मैंने।
मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। ABC लिमिटेड हैज़ टेकन अ USD और 20,000 ऑन 1 अप्रैल 2000X1। तो एक लोन लिया हमने $20,000 का फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ प्लांट। इंटरेस्ट रेट था 5% एनुअल बेसिस पे। 1 अप्रैल को ही एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज जो है वो कितना है, 45। ओके, तो आपने $20,000 का लोन लिया और तो आप इंडियन करेंसी में उसे कन्वर्ट किया होगा तो 45 रुपीज़ से आपको मिले होंगे पर USD। एक्सचेंज रेट ऑन द रिपोर्टिंग रेट, ईयर एंड में जो रेट है वो 48 है। ओके, अब आप देखिए, आपने $20,000 का लोन लिया, उस समय आपको 45 का रेट था, लेकिन ईयर एंड में 48 का है, मतलब 20,000 इंटू 3 जो है आपको कहीं ना कहीं फालतू देने पड़ रहे हैं, दैट इज 60,000 रुपीज़। यस और नो? क्योंकि जब आपने लोन लिया 45 का रेट था, अब कितने का है, 48 का, तो 3 रुपये फालतू हो गए। $20,000 पे 3 रुपये से 60,000 रुपये हो जाता है। अब इसका कितना पार्ट जो है इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट लिया जा सकता है, तो अब आप देखिए, द कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट कुड हैव बीन बोरोड बाय ABC लिमिटेड फ्रॉम SBI इन लोकल करेंसी एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 11% पर एनम। वो कह रहे हैं कि अगर आप वही लोन SBI से लेते तो 11% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पड़ता। तो अगर हम देखें $20,000 है, ठीक है, $20,000 और आपने 45 से कन्वर्ट करवाया उसे, ठीक है, तो अगर 11% के हिसाब से निकालें तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता, यहाँ पे देख लेते हैं मोटा मोटा, 20,000 45 11 रुपये, 99,000। ये सुनो, लेकिन क्योंकि आपने फॉरेन करेंसी में लोन लिया है तो $20,000 पे 5% के हिसाब से लिया है, ठीक है, तो 20,000 पे 5% कितना बनता है, $1,000। और रेट आपका कितना चल रहा है लास्ट में, अगर आप देखें 48 का रेट चल रहा है, तो 1000 इंटू 48,000 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है क्योंकि आपने फॉरेन से लोन लिया। ये सुनो, बट अगर यही लोन इंडिया से लेते तो आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ता, 99,000 रुपीज़। या बेशक लिख लीजिए इंटरेस्ट अमाउंट, बिकॉज USA से लोन लिया है इतना, अगर इंडिया से लेते तो इतना होता। अब इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 51,000। ये सुनो, तो आपने फॉरेन करेंसी में लोन लिया, इस वजह से आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है। इंडिया से लेते तो आपको इंटरेस्ट देना ज्यादा पड़ता। ये सुनो, तो अब इसको आप पढ़िए क्या कह रहा है। गेन्स एंड लॉसेस दैट एन एडजस्टमेंट टू एन इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्लूड इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल आप समझ गए, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल मतलब इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है, क्योंकि आपने USA से लोन लिया, इंडिया से लोन लेते तो क्या पड़ता। जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है बिटवीन बोरोइंग कॉस्ट दैट वुड हैव बीन इनकर्ड इफ द एंटिटी बोरोड फंड्स इन इट्स फंक्शनल करेंसी। फंक्शनल करेंसी मतलब जो डोमेस्टिक करेंसी है, दैट इज इंडिया की करेंसी है, एंड बोरोइंग कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग। और जो आपकी एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट आई, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट आपकी जो है वो कितनी आ रही है, 48, फंक्शनल करेंसी में लेते आती 99, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 51,000 रुपीज। तो ये 51,000 रुपीज जो है आप अपनी बोरिंग कॉस्ट मान सकते हैं आउट ऑफ दिस ₹60,000 जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस था। एक्सचेंज डिफरेंस कितना था, 60,000 था, तो 60,000 में से आप 51,000 अपनी बोरिंग कॉस्ट मान सकते हैं। हेंस आउट ऑफ द एक्सचेंज लॉस ऑफ 60,000 आप 51,000 अपनी बोरिंग कॉस्ट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन बोरिंग एक्चुअल में आई आपकी 48, ठीक है, 51 जो है आप और मान सकते हैं, तो टोटल आपकी 99,000 रुपीज जो है वो आ जाएगी। और बाकी ये जो डिफरेंस रहा गया दैट इज 9,000 रुपीज, उसको आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस दिखाएंगे। 2 बार इस क्वेश्चन को अपने हाथ से प्रैक्टिस करेगा, एक बार करने से नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इसके ऊपर। बड़ा मतलब सरल है, इसके अंदर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, पहले विदेश से लोन लिया है तो भैया उस पर क्या इंटरेस्ट बनता है, सीधा सीधा रेट निकाला, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया। इंडिया से लोन लेते तो अमाउंट क्या बनता, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब इंडिया का निकालो तो पहले लोन अमाउंट निकालना, लोन अमाउंट कितना होता, और फिर उस पर इंटरेस्ट इंटू करना। यहाँ पर आप देखिए, पहले डॉलर पे इंटरेस्ट रेट लिया, फिर क्लोजिंग कन्वर्जन रेट लिया, ये थोड़ा सा झोल खा जाते हैं बच्चे, तो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 51,000 आ रहा था, उस हद तक जो है आप बोरिंग कॉस्ट मान सकते हो। अब एक्सचेंज डिफरेंस पहले चेक किया कितना आ रहा था, 60,000, तो 60 में से आप 51 का जो है, जो इनके बीच का डिफरेंस है, उसको आप बोरिंग कॉस्ट मान सकते हो। तो 48 तो था ही जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट जा रही है, क्योंकि आपने फॉरेन से बोरो किया, और 51 ये और दे लेंगे, टोटल 99 हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्लियर हुआ होगा कि एग्जैक्टली क्या है सिंपल अगर समझ में आ जाए। और आई विल एडवाइस यू टू वॉच दिस ट्वाइस अगर आपको समझ में नहीं आता, इवन थ्राइस, क्योंकि कई बार दिक्कत होती है। वैसे तो एकदम वो है AS 16 जो आपने इंटर लेवल पे पढ़ा है वही चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो यू शुड वॉच इट ट्वाइस और थ्राइस। और ये क्वेश्चन जो है कम से कम 2 बार आप अपने हाथ से प्रैक्टिस जरूर करिएगा।
चलिए बात करते हैं रिकॉग्निशन की कि कब बोरिंग कॉस्ट को जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो इसके लिए 3 वर्ड्स याद रखिए, ACP असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं। देखिए, बोरिंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन of a qualifying asset are capitalized as a part of the cost of the qualifying asset। तो सरल अक्षरों में उसने बोल दिया कि भाई ऐसी बोरिंग कॉस्ट जो कि एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन से रिलेटेड है किसके, क्वालिफाइंग एसेट के, उसको आपको कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट के अंदर लेना है। अब उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, 2 कंडीशंस हैं उसकी। सबसे पहले इट इज प्रोबेबल कि उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, और सेकंड जो है कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। और ये आप 36 जगह देख के आ रहे हैं, यही 2 कंडीशनें होती हैं हमेशा रिकॉग्निशन में। इसके बाद देखिए 2 तरह की बोरिंग्स हो सकती हैं, स्पेसिफिक बोरिंग, जनरल बोरिंग्स, ये एएस में भी हम देखते थे। तो दोनों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको कब कॉस्ट को किस तरीके से कैपिटलाइज करना है। अभी हम बात करेंगे स्पेसिफिक बोरिंग्स की, फिर बाद में बात करेंगे जनरल बोरिंग्स की। इससे बीच में एक पॉइंट है कि भाई ओनली दोज बोरिंग कॉस्ट दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड इफ द एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट हैज नॉट बीन मेड आर एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। भाई सरल अक्षरों में अगर आप कहें तो अगर आपने लोन ले रखा है वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए लोन ले रखा है, आप उसे वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर रहे हो और उसका इंटरेस्ट उठा करके आप जो है फिक्स्ड एसेट के अंदर ऐड कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट बना रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब सिर्फ वही आपको यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट लेनी है जो स्पेसिफिकली, या हो सकता है आउट ऑफ द जनरल बोरिंग ऑल्सो, आपने क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर इनकर करी है। ठीक है, तो सिंपल लाइन है, कोई ऐसा स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है इसका। अब स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट जो कि आपने क्वालिफाइंग एसेट के लिए स्पेसिफिकली लिया, इन केस ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट कैन बी रेडिली आइडेंटिफाइड। अब एलिजिबल बोरिंग कॉस्ट फॉर कैपिटलाइजेशन वुड बी एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट जो आपकी आई इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड लेस एनी इनकम फ्रॉम टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। मतलब जो आपने बोरिंग करी स्पेसिफिकली एसेट को फाइनेंस करवाने के लिए, उसमें जो भी आपकी एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट आई वो जो है आपकी एलिजिबल बोरिंग कॉस्ट होगी। लेकिन अगर उसमें से कुछ पार्ट आपने टेम्परेरी इन्वेस्ट कर दिया था, उससे कोई इनकम हुई है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं पहले। अल्फा लिमिटेड है, उसने बोरो किए 30 लाख रुपए टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 क्वालिफाइंग एसेट। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 1 अप्रैल को, लोन फैसिलिटी जो है अवेल हुई वो भी 1 अप्रैल को, वॉज यूटिलाइज्ड एज फॉलो विद रिमेनिंग फंड्स इन्वेस्टेड टेम्परेरी एट 7%। स्टार्टिंग में आपने फैक्ट्री बिल्डिंग में 5 लाख लगाए, ऑफिस बिल्डिंग में 10 लाख, फिर 1 अक्टूबर को आपने यहाँ 5 लाख लगाए, 10 लाख लगाए। तो आप देखिए आपने, ठीक है, 30 लाख रुपए जो है आपने टोटल लिए 9% से, लेकिन सारे के सारे जो है इन द बिगनिंग यूज नहीं हुए। बिगनिंग में 15 लाख रुपए यूज हुए, बाकी 15 लाख आपने टेम्परेरी इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, 7% से, येस और नो। तो अगर आप देखें किस तरीके से आप इसे निकालेंगे, बड़ा ही सिंपल है। देखिए आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग में टोटल कितने लगे हैं, 10 लाख रुपए, यहाँ आपके टोटल कितने लगे हैं, 20 लाख रुपए, ठीक है। अब 10 लाख पे अगर आप देखें 9% पूरे साल का कितना हो जाता है, 90,000 रुपए हो जाता है। लेकिन सारा का सारा पैसा बिगनिंग में नहीं लगा था, कुछ आपने टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट भी किया। कितना किया यहाँ पे, 5 लाख किया होगा। कैसे 5 लाख किया सर, आप समझो जरा, थोड़ा सा दिमाग एक्टिव रखो यहाँ पर, नींदों से आइए बाहर थोड़ा सा प्लीज। आपने बिल्डिंग में 10 लाख लगाया, उस पर 9% से 90,000 हो गए। लेकिन आप देखिए पॉइंट क्या था कि यहाँ पर डे 1 थोड़ी ना लग गए 10 लाख, यहाँ तो 5 लाख लगे। बाकी 5 लाख कब लगे, 1 अक्टूबर को। तो हम यही मानते हैं कि भाई 6 महीने के लिए इस 5 लाख को आपने क्या किया होगा, टेम्परेरी इन्वेस्ट कर दिया होगा 7% से। तो 5 लाख का अगर मैं 7% निकालूं फॉर 6 मंथ्स, समझ में आई बात। तो जो भी अमाउंट वो आएगा वो आप माइनस कर देंगे, क्योंकि वो आपकी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट करके इनकम आई होगी। आप समझ रहे हैं, बोरिंग कॉस्ट 10 लाख का 9%, 5 लाख का 7% फॉर 6 मंथ 17,500, तो 72,500 रुपये आपका फैक्ट्री बिल्डिंग का आता है। सेम वे ऑफिस बिल्डिंग में 20 लाख लगे, उसका 9% लो। लेकिन पॉइंट इज दिस, अगर आप समझें कि 7% से आपने 10 लाख रुपए 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किए होंगे, ठीक है, 35, तो यहाँ 145। कॉस्ट आपकी कितनी थी यहाँ 10, जिसमें बोरिंग कॉस्ट आई 72,500 आपने निकाली, टोटल ही हो जाएगी। यहाँ ऑफिस बिल्डिंग में 20 लाख थी, बोरिंग कॉस्ट 145 जो कैपिटलाइज करनी है, तो 2145। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक, ठीक है। जस्ट इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इस पे क्यों लिया, लॉजिकली आपको ये चीज़ें जो है एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो वही हमने किया जो यहाँ लिखा हुआ था। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट। एक्सपेंडिचर कितना इनकर के इससे कोई मतलब नहीं है। टोटल कितने की थी, 10 लाख की, आपने सीधा सीधा उस पर ले लिया, और फिर अगर कोई टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट थी तो हमने उसको क्या किया है, माइनस किया। नोशनल बोरिंग कॉस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज, कि सपोज आपने अपना पैसा लगाया सेट बनाने में,
फिर आप ये सोचो कि अगर इस चीज़ को हम लोन लेते तो कितना उस पर इंटरेस्ट पड़ता। वो नोशनल कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। Where an entity has no borrowings and uses its own cash resources to finance the construction of qualifying asset, the entity cannot assume interest amount that could have been earned for capitalization purpose. तो ये था स्पेसिफिक बोरिंग, और इस क्वेश्चन को आप अपने हाथ से एक बार जरूर करिए और एग्जाम टाइम पे इसको मार्क कर लीजिएगा, एक बार देखकर जाना है। अब बात करते हैं जनरल बोरिंग कॉस्ट की। देखिए, इन केस ऑफ जनरल बोरिंग्स वेटेड एवरेज ऑफ द बोरिंग कॉस्ट इज यूज्ड एज कैपिटलाइजेशन रेट। तो सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, वेटेड एवरेज बोरिंग कॉस्ट निकालनी है, जो कि हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। फिर हम एक एग्जांपल से देख भी लेंगे इसे अभी। वेटेड एवरेज कॉस्ट विल बी कंप्यूटेड बाय कंसीडरिंग ऑल द जनरल बोरिंग्स दैट आर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब ये नहीं है कि उसने आपको स्पेसिफिकली बोला कि सपोज आपने एक ओडी ले रखा है, एक सीसी लिमिट ले रखी है, कुछ XYZ दूसरी एंटिटी से आपने बोरो कर रखा है, और क्वेश्चन में वो कहता है नहीं जी हमने तो सिर्फ ओडी का अमाउंट यूज किया, बाकी यूज नहीं किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी भी जनरल बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग है सबको आपको कंसिडर करना है और उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट आपने लेनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। कंसिडरिंग ऑल द जनरल बोरिंग दैट आर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। और कितनी बोरिंग कॉस्ट होगी, जो कि आपका एक्सपेंडिचर हुआ है क्वालिफाइंग एसेट को, उसको आप इनटू कर देंगे कैपिटलाइजेशन रेट से। और अगर आपको किसी भी तरीके की प्रोग्रेस पेमेंट मिली है, ग्रांट्स रिसीव मिली है इन कनेक्शन विद द एसेट, तो उसको जो है रिड्यूस किया जाएगा। अब इसके बाद unutilized specific borrowings after the asset is ready for its intended use or sale becomes the part of general borrowings। ये क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सपोज आपने एक लोन लिया, ठीक है, 5 years का लोन था, उसको आप जो है एक ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ कर रहे थे। 3 साल में जो है इसका कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने इस पैसे को रीपे करने की जगह, इसका जो पैसा आपको रीपे करना था, वो लोन का पैसा आपने क्या किया, एक दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ करना शुरू कर दिया। ये लोन आपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए लिया था, ये 3 साल में कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसको आपने बेच दिया, इस प्रोजेक्ट को, जो पैसा आया उससे आपको लोन रीपे करना था, बट आपने लोन रीपे ना करके आपने कहा यार अभी 5 साल का समय है, जब तक इस पैसे की टोपी कहीं और घुमा लेते हैं। 2 साल आपने इसे दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ किया। तो अगर आपने कोई स्पेसिफिक बोरिंग्स ली थी, ठीक है, उसको और असेट जो है वो तैयार हो जाता है, उसके बाद जो है वो जनरल बोरिंग्स का पार्ट बन जाएगा। और फिर अगर आप उसे दूसरे असेट में यूज़ कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो स्पेसिफिक बोरिंग की तरह ट्रीट नहीं होगा, वो जनरल बोरिंग्स की तरह फिर ट्रीट होगा। समझ में आई बात? ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 1 अप्रैल को ए लिमिटेड ने लोन लिया 8% 50 लाख के हिसाब से फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग विच इज़ रीपेबल आफ्टर 6 years। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटेड ऑन दिस डेट। मतलब देखा जाए तो 3 साल में ए लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू बिल्डिंग बी इन द ईयर for which he used the existing borrowings. He has outstanding general purpose loan, एक जनरल पर्पस लोन भी है, जनरल बोरिंग्स भी है, इंटरेस्ट ऑन विच इज पेबल एट 9% एंड ₹15 लाख इंटरेस्ट ऑन विच इज पेबल एट 7%। ठीक है, मतलब इसके अलावा जनरल बोरिंग्स हैं 25 लाख की जिसपे 9% से इंटरेस्ट जाएगा, एक 15 लाख की जिसपे 7% से जाएगा। इज द स्पेसिफिक बोरिंग ट्रांसफर टू द जनरल बोरिंग पूल वंस द रिस्पेक्टिव क्वालिफाइंग असेट इज कंप्लीटेड। तो वो कह रहा है कि जो आपने ये स्पेसिफिक लोन लिया था 6 साल का, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, इसके बाद आप उसे दूसरी बिल्डिंग के लिए यूज़ कर, तो क्या ये जनरल बोरिंग्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा? हो जाएगा। तो क्यों? तो सबसे पहली चीज़ हो तो जाएगा, ये स्पेसिफिक बोरिंग्स वर नॉट रीपेड वंस द रेलिवेंट क्वालिफाइंग असेट वॉज कंप्लीटेड, दे बिकम जनरल बोरिंग्स फॉर एज लॉन्ग एज दे आर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, क्यों बन जाएगा? इसका आंसर आपके पास है, और एक लाइन जो मैंने आपको पढ़ाई थी उस समय और थोड़ा हमने इन जनरल निकाल दी थी, उसको अब यहाँ पर हम बड़े तरीके से लेंगे, ये आपको अगर याद हो रिकॉग्निशन में। Only those borrowing costs that would have been avoided if the expenditure on qualifying asset has not been made are eligible for capitalization। तो इस लाइन का ही इस Y से लेना देना है। कैसे? देखिए, आपने लोन लिया 6 साल के लिए, बिल्डिंग आपने बनाई, वो कंप्लीट हो गई। अगर आप ये नई बिल्डिंग ना स्टार्ट करते जहाँ आपने उस पैसे को यूज़ करना शुरू कर दिया, तो आप क्या करते? उस लोन को रीपे कर देते या नहीं कर देते? बट आपने उस लोन को रीपे नहीं किया, आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि आप उससे एक नई बिल्डिंग बना के और पैसा कमाना चाहते हैं। सरल अक्षरों में तो यही बात है। तो वही बात लिखी है वाई का आंसर में। द बोरिंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ऑब्टेनिंग क्वालिफाइंग असेट आर दोज बोरिंग कॉस्ट दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द क्वालिफाइंग असेट हैज नॉट बीन मेड। इफ कैश वॉज नॉट स्पेंट ऑन अदर क्वालिफाइंग असेट इट कुड बी डायरेक्टेड टू रीपे दिस स्पेसिफिक लोन, दस बोरिंग कॉस्ट शुड बी अवॉइडेड, दैट इज दे आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अदर क्वालिफाइंग असेट। तो यहाँ पर जो है वो
वाई का आंसर क्या है? सीधी सी बात यह है कि भैया वो जो लोन हम दूसरी बिल्डिंग में यूज़ कर भी रहे हैं, अगर हम उसे वहाँ यूज़ ना करते, ठीक है, तो अब आप इंटरेस्ट कॉस्ट जो है आपकी अवॉइड हो जाती, क्योंकि उस केस के अंदर आप लोन को क्या कर देते? रीपे कर देते, ठीक है। और जनरल बोरिंग्स इसलिए ले रहे हैं, देखो बोरिंग्स तो नहीं मानी जाएगी। अब जनरल बोरिंग्स क्यों मानी जाएगी? क्योंकि स्पेसिफिकली आपने उस असेट के लिए नहीं ली थी, स्पेसिफिकली तो आपने किसी और असेट के लिए ली थी, अब उसे आप न्यू बिल्डिंग के लिए यूज कर रहे हो, इसलिए वो जनरल बोरिंग्स की तरह ट्रीट की जाएगी, ना कि स्पेसिफिक बोरिंग्स की तरह। व्हेन जनरल बोरिंग्स आर यूज्ड फॉर क्वालिफाइंग असेट, Ind AS 23 requires that borrowing cost eligible for capitalization is calculated by applying a capitalization rate to the expenditure. The amount of borrowing cost eligible for capitalization is always limited to the amount of actual borrowing cost incurred during the period. ये आपके बुक्स के सॉल्यूशन में इसलिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दिया, अदरवाइज आप ये 2 पॉइंट्स भी इसमें लिख के आ जाते हैं तो सफिशिएंट है। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में, हाँ, केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से 3 से 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए छोटे छोटे Ind AS जो होते हैं ना, यहाँ से इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आप बड़े बड़े Ind AS करके जा रहे हैं, छोटे Ind AS छोड़ जाते हैं, इनके इन टेक्निकल पॉइंट्स पे ध्यान नहीं देते, तो कई बार ऐसा पेपर 30 से 40 नंबर का होता है और फिर जो है खामा खा सब चिल्लाते हैं वहाँ की पेपर मुश्किल है। पेपर मुश्किल नहीं होता, होता सब बुक्स में से ही है। बस पॉइंट इज दिस कि आप जो अपने दिमाग में कई बार पाल लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से चीज़ें मुश्किल दिखती हैं। अब आइए नेक्स्ट, बीटा लिमिटेड हैड द फॉलोइंग लोन्स ऑन 31 मार्च। 18% बैंक लोन है, रुपीज़ इन, आप देखिए यहाँ पर आपको 3 जीरो दिख रहे हैं, तो अगर 18% बैंक लोन बिगनिंग और क्लोजिंग दोनों में सेम है तो ये 1000 और उसके आगे 3 जीरो अगर आप जोड़ते हैं तो आप खुद सोचिए 1000 और उसके आगे 3 जीरो, तो ये कितना हो जाता है? 10 लाख रुपए। सेम वे नीचे वाला कितना हो जाता है आपका? 30 लाख रुपए। फिर 14% डिबेंचर इस साल लिए हैं। डिबेंचर्स वर इशूड टू फंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, तो ये स्पेसिफिक बोरिंग्स हैं ऑन 1 जुलाई, बट द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैज़ नॉट येट स्टार्टेड, तो इसका तो फिर कोई रोल ही नहीं रह जाता, क्योंकि अगर ऑफिस बिल्डिंग की आपकी एक्टिविटी ही नहीं शुरू हुई है। ऑन 1 अप्रैल बीटा लिमिटेड बिगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्लांट बीइंग क्वालिफाइंग असेट। 1 अप्रैल को मतलब बिगनिंग में ही जो है एक प्लांट की कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू कर दी यूजिंग द एग्जिस्टिंग बोरिंग्स, मतलब दिस एंड दिस। इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि स्पेसिफिकली ऑफिस बिल्डिंग का है और उसकी अभी डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं शुरू हुई। एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 5 लाख का हुआ स्टार्टिंग में और 25 लाख का हुआ 1 जनवरी को। ओके, तो टोटल 30 लाख का खर्चा हुआ, आपके पास 40 लाख थे, अच्छी बात है। कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज, तो सबसे पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट जो है आप निकालेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे? देखिए लोन यहाँ पर 1000 3000, यहाँ पर अमाउंट जो है वो 3 जीरो लिख लीजिएगा, नहीं तो आप इसे 10 लाख 30 लाख लिखे, टोटल कितना हो जाता है? 40 लाख। इसकी वेटेज कितनी है? 25%, इसकी कितनी है? 75, ठीक है। हम रेशो निकालते हैं, याद हो आपको, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.25 0.75p, ठीक है। और ये कैसे आता है? 1000 डिवाइडेड बाय 4000, ऐसे यहाँ पर ये 3000 डिवाइडेड बाय 4000, ठीक है। ये बचपन में आप FM में भी पढ़ते थे और अब आपके लिए बाएं हाथ का गेम है। इंटरेस्ट रेट तो 18% लिखा है, आप इसे 0.18 0.16 भी लिख सकते हैं, दोनों को आपस में इंटू करेंगे तो ये आपका जो है आ जाता है, आप देखिए 0.25 इंटू 0.18 करिए, फिर 0.75 इंटू 0.16, तो यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ है, आप इसे सीधा सीधा अपने तरीके से भी ले सकते हैं 0.045, ठीक है, यहाँ पर 0.12 इस तरीके से, तो ये आपका आ गया 16.5% जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपके 5 लाख खर्च हुए थे बिगनिंग में ही, तो 5 लाख पे 16.5% पूरे साल का, और बाकी 25 लाख जो है वो खर्च हुए थे कब? 1 जनवरी को, तो उस पर आप 3 महीने का जो है वो लेंगे, तो आपका आ जाता है 1,85,625। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसको एक बार अपने हाथ से जरूर करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। कब से आप जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको कैपिटलाइज करना शुरू करते हैं, कौन सी ऐसी डेट होती है? तो देखिए Ind AS 23 कहता है कि वो डेट जिस दिन सारी की सारी कंडीशंस फॉलोइंग सेटिस्फाई हो रही हैं, उस दिन जो है आप कैपिटलाइजेशन जो है इंटरेस्ट कॉस्ट का शुरू कर देंगे। वो कौन सी कंडीशन है? सबसे पहले एंटिटी ने जो एक्सपेंडिचर है असेट पे वो करना शुरू कर दिया, बोरिंग कॉस्ट इनकर करना शुरू कर दिया, और तीसरी अंडरटेक एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द असेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। भाई ए तो समझ में आता है कि एक्सपेंडिचर शुरू हो गया, सेकंड भी समझ में आ रहा है बोरिंग कॉस्ट हमारी मीटर गिर गया। अब ये अंडरटेक एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द असेट फॉर इंटेंडेड यूज, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? तो इसको लेके क्लैरिफिकेशन आपके पास है कि भैया ऐसी एक्टिविटीज जो कि नेसेसरी है टू प्रिपेयर द असेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल इंक्लूड्स टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। जो टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उस पर्टिकुलर असेट से रिलेटेड, अगर
वो एंटिटी अंडरटेक करना शुरू कर देती है, स्टार्ट कर देती है, तो हम मानेंगे इट अंडरटेक एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द असेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। कौन सी? टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। अब ये कौन सी हो सकते हैं? लाइक ऑब्टेनिंग परमिट्स फॉर कंस्ट्रक्शन फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज, यस और नो। लेकिन आप इसमें एक्सक्लूड करेंगे द पीरियड ऑफ होल्डिंग इन विच नो प्रोडक्शन और डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस। मतलब कि सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर किसी भी रीजन की वजह से असेट का एक्टिव प्रोडक्शन या डेवलपमेंट कुछ पीरियड के लिए बंद रहता है तो उसको जो है एक्सक्लूड किया जाएगा। लेकिन अगर वो टेम्परेरी डिले होता है, अभी हम इसके ऊपर लेटर ऑन बात करेंगे, अगर वो टेम्परेरी डिले होता है तो उसको जो है हम एक्सक्लूड नहीं करते। गॉट इट? ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। मेन इलस्ट्रेशन पे आइए। एक्स लिमिटेड है, उसने कमेंस किया एक न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो कि फाइनेंस होगा बाय बोरिंग। की डेट्स आपको गिवन है 15 मई, लोन इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स, ठीक है, 2 जून, टेक्निकल साइट प्लानिंग कमेंसेस 19 जून, एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोजेक्ट स्टार्टेड 18 जुलाई, कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंसेस। तो देखिए लोन इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है 15 मई को, मतलब इट इनकर्स बोरिंग कॉस्ट। सेकंड कंडीशन आपको दिख रही है यहाँ पर, यस और नो। फिर टेक्निकल साइट प्लानिंग कमेंसेस 2 जून को, दिस इज द थर्ड कंडीशन अंडरटेकन एक्टिविटीज वाली, यस और नो। इसके बाद 19 जून को एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोजेक्ट स्टार्टेड टू बी इनकर्ड, दैट इज इट इनकर्स एक्सपेंडिचर फॉर द असेट, ये फर्स्ट कंडीशन है, यस और नो। और फिर 18 जुलाई को कह रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंसेस, ये हमारे लिए कोई रेलिवेंसी नहीं रखता, एनआर। अब कमेंसमेंट डेट क्या होगी भाई? तीनों की डेट्स अलग अलग हैं, तो जो भी सबसे लेटेस्ट डेट है उसको आप लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो सबसे लेटेस्ट डेट होगी उस डेट को तीनों चीजें जो है वो फुलफिल हो जाती हैं। अगर तीनों की डिफरेंट डेट है तो उस केस में जो सबसे लेटेस्ट डेट है वो आपको लेनी है। तो सबसे लेटेस्ट डेट क्या है यहाँ पे? 19 जून। तो आप देखिए कमेंसमेंट जो है वो शुरू होगा कैपिटलाइजेशन का, दैट विल बी फ्रॉम 19 जून। आप देखिए वही चीज यहाँ पे सारी की सारी एक्सप्लेन आपको करके दी हुई है। तो अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन इसके ऊपर आपसे एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है, इसको आप प्रिपेयर करिए फास्ट। सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। सस्पेंशन मतलब वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड का आपको इंटरेस्ट जो है कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। सपोज आपने एक प्रोजेक्ट अंडरटेक किया और 5 साल जो है उस प्रोजेक्ट का टोटल कंस्ट्रक्शन पीरियड रहा और आपने ये प्रोजेक्ट जो है लोन लेके पूरा का पूरा फाइनेंस किया था, तो जो भी 5 साल तक इंटरेस्ट किया वो हम क्या करते हैं? कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन सपोज इसमें बीच में 1 साल का पीरियड ऐसा आया जब हमने किसी भी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया, कोर्ट का स्टे लग गया था और इस वजह से हम जो है किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन वर्क उस टाइम पीरियड में नहीं कर पाए। तो ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में जो एक्टिव डेवलपमेंट था क्वालिफाइंग असेट का सस्पेंडेड रहा, उस टाइम पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है, वो आप P&L में लेके जाएंगे। देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शैल बी सस्पेंडेड इन विच एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफाइंग असेट इज सस्पेंडेड। लेकिन ये सस्पेंड नहीं होगा अगर ये टेम्परेरी डिले है विच इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। भाई कई बार टेम्परेरी डिले होता है इन द सेंस आपको कुछ समय का वेट करना पड़ता है, महीने 1.5 महीने का, नेक्स्ट फेज स्टार्ट करने से पहले। सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप कोई रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, ठीक है, और आपको जो है एक पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक का आपने ट्रैक बिछा दिया और आगे इसके आगे का ट्रैक बिछाने के लिए 15 डेज का या 1 मंथ का वेट करना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक इंस्पेक्शन होनी थी, ठीक है। उसके बाद ही आपको आगे का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप कंटिन्यू कर सकते थे अगर इसमें आपको प्रॉपर रेटिंग्स मिल जाती है, कुछ भी इस तरीके का हुआ। तो उस केस के अंदर टेम्परेरी डिले है, अगर उसकी वजह से कहीं ना कहीं वर्क रुकता है तो उस टाइम पीरियड का कैपिटलाइजेशन जो है आप उससे स्टॉप नहीं करेंगे। एक एग्जांपल आपकी बुक में है, कैपिटलाइजेशन कंटिन्यूज ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड व्हेन हाई वाटर लेवल डिलेज कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज प्रोवाइडेड सच हायर वाटर लेवल्स आर कॉमन इन द ज्योग्राफिकल रीजन। तो ये एग्जांपल आपकी बुक में ही है कि अगर जो वाटर लेवल से हाई हो जाते हैं इस वजह से ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है रुक जाता है, तो आप जो है कैपिटलाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे, उसे आप टेम्परेरी डिले का पार्ट मानेंगे। नेक्स्ट है सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, मतलब कौन सी ऐसी डेट होगी जिस दिन से कैपिटलाइजेशन रुक जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है, जिस दिन सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द क्वालिफाइंग असेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल आर कंप्लीटेड। तो जिस दिन सारी की सारी एक्टिविटीज जो कि जरूरी हैं क्वालिफाइंग असेट को इंटेंडेड यूज या सेल करने के लिए वो कंप्लीट हो जाती है, उस दिन से हम कैपिटलाइजेशन जो है अपना पूरे के पूरे असेट का बंद कर देंगे। लेकिन इफ द एंटिटी कंप्लीट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग असेट इन पार्ट्स, जो कंस्ट्रक्शन है क्वालिफाइंग असेट्स का वो पार्ट्स में हो रहा है और हर पार्ट जो है वो कैपेबल है ऑफ बीइंग यूज्ड व्हाइल कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूज ऑफ अदर पार्ट्स,
और आप हर पार्ट को जो है यूज कर सकते हैं, दूसरे पार्ट का कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा। इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं। सपोज एक मेट्रो लाइन डेवलप होनी है डेस्टिनेशन ए से लेकर डेस्टिनेशन डी के बीच में, और टोटल जो है सपोज ये 27 किलोमीटर का रूट है। तो जनरली आप देखेंगे वो करते क्या है कि बीच में डेस्टिनेशन ए से लेके बी तक वो पूरा हो गया, सपोज एक 13 किलोमीटर का स्ट्रेच, और इसको ओपन कर देंगे, देखा होगा। फिर आगे काम करेंगे बी से लेके सी, सपोज ये आपका नेक्स्ट 10 किलोमीटर था, ठीक है, इस स्ट्रेच को बना लिया और फिर आपस में इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। फिर जो बैलेंस रह गया 4 किलोमीटर, उस पे काम किया, आपस में कनेक्ट कर दिया। जनरली इन पार्ट्स होता है, और हर पार्ट को आप जो है इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं। तो वो यही कह रहा है कि अगर आप क्वालिफाइंग असेट की कंस्ट्रक्शन पार्ट्स में कर रहे हैं और हर पार्ट जो है आप उसको इंडिपेंडेंटली जो है यूज कर सकते हैं और दूसरों की कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रहेगी, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लीटेड पार्ट सीजेस ऑन कंप्लीशन ऑफ सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू सच पार्ट। द मूवमेंट ए से बी वाला जो पार्ट था, इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई और आप इसको सेपरेटली यूज कर सकते हैं, तो फिर आप जो है इसका कैपिटलाइजेशन उसी डेट से रोक देंगे, फिर बाकी पार्ट का जो है वो कैपिटलाइजेशन चलता रहेगा। ये सब वही चीजें हैं जो आप पहले AS 16 के अंदर पढ़ते थे, वही इंड AS 23 में आप देख रहे हैं, कुछ नया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ICAI बुक का ही है आपका, अ बिजनेस पार्क कंप्राइजिंग सेवरल बिल्डिंग्स ईच ऑफ विच कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली इज अ क्वालिफाइंग असेट। इन सच केस ईच पार्ट इज कैपेबल ऑफ बीइंग यूजेबल व्हाइल कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूज ऑन अदर पार्ट। अगर एक बिजनेस पार्क बन रहा है, सपोज उसमें 3 बिल्डिंग्स हैं और तीनों को इंडिपेंडेंटली यूज किया जा सकता है, तो जैसे जैसे एक एक बिल्डिंग तैयार होती जाएगी उसका जो कैपिटलाइजेशन है वो हम रोकते चले जाएंगे। तो ये था सस्पेंशन एंड सिजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। अब इसके बाद रेजिड्यूरी पार्ट है थोड़ा सा, एक्सेस ऑफ द कैरिंग अमाउंट ओवर द रिकवरेबल अमाउंट। अगर आपका कैरिंग अमाउंट असेट का 100 रुपये चल रहा है, रिकवरेबल अमाउंट 90 हो जाता है, तो फिर आप क्या करते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस याद है, तो वही होगा इंड AS 36 के हिसाब से आप उसे राइट ऑफ करेंगे इम्पेयरमेंट, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्लोजर। तो बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज करी, कैपिटलाइजेशन रेट्स आपने क्या यूज किया। अदर पॉइंट्स थोड़ा सा, फर्स्ट पॉइंट जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफाइंग असेट। तो जो डिविडेंड पेबल है उस शेयर्स पे, वो जो है बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन को मीट करता है। इसके बाद इन केस ऑफ मैच्योरिंग इन्वेंट्रीज, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट विल कंटिन्यू अंटिल इन्वेंट्री कंटिन्यूज टू इंक्रीज इट्स वैल्यू सोली ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीजिंग एज रादर देन बिकॉज ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशंस और इन्फ्लेशन। सपोज आपके पास इन्वेंट्री बढ़ी हुई है, ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल दूं देसी घी का, ठीक, तो देसी घी का क्या होता है कि आयुर्वेद के अंदर इसको जमीन में मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, ठीक है, एक प्रोसेस करके किसी चीज के अंदर बोरी वगैरह में लपेट के, और जितने सालों तक वो दबा रहता है उस हिसाब से वो महंगा होता चला जाता है। मतलब 100 years अगो का अगर देसी घी है तो वो इट वर्क्स लाइक अ मेडिसिन, और काफी उसको इफेक्टिव माना जाता है, उसको काफी जबरदस्त मेडिसिन माना जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि इन्वेंट्री मैच्योर हो रही है, मतलब वो देसी घी आपने गाड़ रखा है जमीन में, एक प्रोसेस हो रहा है, मेडिसिन की तरह यूज हो रहा है। तो जब तक वक्त के साथ जितना भी अगर कुछ बोरिंग कॉस्ट जा रही है इस इन्वेंट्री को बनाने की, तो वो जो है उसका इन्वेंट्री का कॉस्ट का पार्ट बनती रहेगी, लेकिन कब तक, जब तक वो उसकी कुछ ना कुछ वर्थ को बढ़ाए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सपोज आपने स्टॉक अपने पास रोका हुआ है, ठीक है, और वो आपने सिर्फ इसलिए रोका हुआ है क्योंकि थोड़े आने वाले वक्त में वो महंगा बिक जाएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो उस अकाउंट के अंदर आप जो है बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर दूं आपको, आपके पास कॉटन का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, और कॉटन का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, अभी जो रेट मिल रहा है आपको लग रहा है कि उसके मुकाबले आपको जो है 1.5 गुना रेट मिल जाएंगे, बस अगर मैं 3-4 महीने आप और वेट कर लें, तो इसलिए आपने स्टॉक रोक लिया। तो यहाँ पर अगर 3-4 महीने का कोई इंटरेस्ट गया है तो वो आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। रीजन बीइंग वो आप मार्केट फ्लक्चुएशंस और इन्फ्लेशन का फायदा उठाने के लिए कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है इन्वेंट्री की कोई वर्थ, कोई वैल्यू जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली पॉइंट क्या है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि भाई अगर सपोज बोरोइंग्स किसी एक कंपनी ने करी है, ठीक है, और क्वालिफाइंग असेट जो है वो दूसरी कंपनी डेवलप कर रही है, और जो कंपनी उसे डेवलप कर रही है उसकी बुक्स में जो है कोई लोन नहीं दिख रहा, तो फिर वो कैपिटलाइजेशन नहीं करेगी। कॉमन सेंस है भाई, अगर जो कंपनी डेवलप कर रही है उसने बोरोइंग्स ही नहीं करी तो वो इंटरेस्ट ही पे नहीं कर रही, इंटरेस्ट ही नहीं पे कर रही, तो कैपिटलाइजेशन का कोई तुक नहीं बनता। समझ पाई बात? तो बड़ा ही सरल सिंपल ये रेजिड्यूरी पॉइंट्स थे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड भी है। तो इसी के साथ जो है आपका इंड AS 23 जो है वो दी एंड होता है।